त्रिपुरा से एक बड़ी खबर है कि डीजीपी अनुराग धानकर अपनी ऑफिस में संदिग्ध हालत में मृत पाए गए। बस इतना ही। और ये 2014 से आप लगातार निगाह डालिएगा कि कौन कौन कब कब कौन से अधिकारी कौन से मंत्री किन संदिग्ध परिस्थितियों में, चाहे वो सेना के हों, चाहे वो जजेस हों, चाहे वो कोई भी पुलिस अधिकारी हों या फिर मंत्री हों या फिर एक्स मिनिस्टर्स हों, कब कब कैसे कैसे मरे, इन सब पे चर्चा करूंगा कल। नमस्कार, मैं हूं हरिकेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। आज की सबसे ज्वलंत खबर, कांग्रेस जनता पार्टी का प्रोटेस्ट। इस प्रोटेस्ट के कितने रूप कितने रंग वो सब दिखे होंगे आपको तमाम डिजिटल नेटवर्क्स पे, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो ये दिखाने से बचती नहीं है, वो मौजूद ही नहीं होती। वो मौजूद कब हुई थी आपको इसकी भी वानगी बता देता हूँ। 2011 और 2013। 2011 वो जब अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था और 2013 वो जब निर्भया कांड हुआ था। इन दो स्थितियों को आप याद करिएगा तो आपको याद भी आएगा, और अगर वो दृश्य देखना चाहेंगे तो आप ढूंढ के देख भी सकते हैं। 2011 के अन्ना आंदोलन में रामलीला मैदान से लेके जंतर मंतर तक हुजूम रहता था, भीड़ रहती थी, लोग प्रोटेस्ट करते थे, वहां चाय पानी पकौड़े आइसक्रीम सब चलते थे। आम जनता ये करती थी और इंडिया गेट पर घूमती थी, टहलती थी। सरकार को जगाने के लिए लोग इकट्ठा होते थे, रोज आंदोलन होते थे, जिससे आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ। ये आप क्यों भूलेंगे? आपको भूलना भी नहीं चाहते। लेकिन सरकार कौन सी थी? सरकार थी कांग्रेस। प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। यानी कहीं ना कहीं कोई सेंसिटिविटी थी जिसके आधार पर अगले 4-6 दिनों में सरकार ने अन्ना हजारे से बातचीत की। अन्ना हजारे से न केवल बातचीत की, उनके अनशन को तोड़वाने की कोशिश भी की और फिर 12वें दिन उनको तोड़वाया गया। भाई, अनशन समाप्त करिए, मांगे मानी जाती है, सुनी जाती है, उस पर बहस होगी, संसद में बात होगी और चीजें ठीक से लाइन अप की जाएगी। ये तरीका होता है किसी भी गवर्नमेंट को सुचारू रूप से चलाने का और किसी भी गवर्नमेंट के सेंसिटिव होने का, संवेदनशील होने का। 2013 में भी वही प्रोटेस्ट, जिसके बाद आपको याद होगा कि निर्भया कांड के बाद कैसे आरोपी पकड़े गए, कैसे उनके ट्रायल हुए, कैसे उनको फांसियां हुई, और उसके बाद भी एक फंड बनाया गया जिससे महिला सुरक्षा और उनके सशक्तिकरण के लिए काम किया जा सके। लेकिन ये काम नरेंद्र मोदी के समय का नहीं है। नाम बदलना, जगहों की स्थितियां बदलना, चीजें बदल देना, ये सब काम है नरेंद्र मोदी जी के। कोई भी ऐसी योजना जिसका वो नाम बदल दे, काम न बदल पाए, उसके भीतर चीजों को उजागर करें कि यहाँ भ्रष्टाचार है, लेकिन भ्रष्टाचार बंद न हो और अपने अलग स्तर पर चला जाए, ये इस सरकार की विशेषता है। अब मैं कुछ बातें बता रहा हूं। जंतर मंतर पर नेटवर्क डाउन था, सुबह से ही फोन चल नहीं रहे थे, मोबाइल काम नहीं कर रहे थे, एक दूसरे से संपर्क नहीं कर पा रहे थे, वीडियोस बन नहीं पा रहे थे, कर्सर घूम रहे थे और वीडियो लोड होना तो बहुत ही मुश्किल था। यानी कहने का मतलब ये कि सैकड़ों हाथों में जो ये फोन हथियार बना घूम रहा है, इस तरीके का कि किसी भी आंदोलन को आग लगा दे, पूरे देश में फैला दे, उस चीज को रोके जाने की व्यवस्था की गई थी। ठीक वही जो कश्मीर में, जो त्रिपुरा में, जो आसाम में, जो अरुणाचल प्रदेश में, जो बंगाल में, पश्चिम बंगाल में या मणिपुर में, इन जगहों पर होते हैं। नेटवर्क बंद कर दिए जाते हैं, फोन लाइंस रुक जाती हैं, आप बात नहीं कर सकते, किसी संपर्क नहीं साध सकते। ये परिस्थितियां थी जंतर मंतर पर आज सुबह। जो लोग सुबह 6 या 7 बजे मेट्रो स्टेशन के थ्रू पहुंच चुके थे जंतर मंतर पर, उनकी तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन 10-11 बजे के बाद तमाम बड़े रेलवे जो मेट्रो स्टेशन थे वो बंद कर दिए गए, उनके गेट बंद कर दिए गए। वो राजीव चौक हो, सेंट्रल सेक्रेटरिएट हो, मंडी हाउस हो, जंतर मंतर के पास का कोई नियर बाई मेट्रो स्टेशन हो, या फिर जो कर्तव्य पथ या राजपथ के आसपास का मेट्रो स्टेशन,
ये सब ब्लॉक कर दिए गए थे, बंद कर दिए गए। कहने के लिए तीर्थ स्थल बनाया गया है सरकार द्वारा, जहां पर लोगों के लिए काम किया जा रहा है। राजपथ का नाम कर्तव्य पथ कर दिया जा रहा है, और कर्तव्य पथ में क्या बोध कराया जा रहा है, ये बात समझिएगा। दो तरीके की घटनाएं लगातार एक दूसरे के विरुद्ध नजर आई। उन छात्रों पे इस कदर लाठियां बरसी कि आप देख करके दहल जाए। बच्चे बच्चियों के सर फूटे, लड़के लड़कियों के टांग टूटे, भगदड़ मची, भागम भाग हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। ये सब होता है प्रोटेस्ट में, ऐसा नहीं कि ये नहीं होता। और ये इस सरकार के तमाम स्टेट में होने वाले प्रोटेस्ट को आप देखेंगे तो मिल जाएगा। पटना में चाहे शिक्षकों का आंदोलन हो, पटना में चाहे संविदा के अंतर्गत काम करने वाले किसी भी संविदा कर्मियों का काम हो, या किसी भी नर्सिंग स्टाफ के द्वारा करे जाने वाले विरोध का काम हो, इन सब तमाम आंदोलनों में आपने ये दृश्य देखा होगा। उत्तर प्रदेश में भी देखा होगा, बिहार में भी देखा होगा, मध्य प्रदेश में भी देखा होगा। बीते 10 सालों में हर स्टेट में ये आपने देखा होगा कि किस तरीके से लाठियां भाजी जाती हैं। लेकिन जिस कदर छात्रों पर लाठियां भाजी गई हैं, और पेपर लीक के मसले पर, 20 बच्चों के आत्महत्या के मसले पर, जहां पे एक फोटो में लगी है एक बच्चे की आत्महत्या की और जिसके पिता वहां मौजूद भी है, उसके बावजूद इस कदर असंवेदनशील सरकार क्या कर रही थी, आप सोचिए। शबाना आजमी हो, राजेंद्र यादव हो, मनोज झा हो, या कोई भी नेता हो, थलापति विजय हो, शेखर चंद्रशेखर हो, ये सब पहुंचे क्योंकि मानसून सत्र शुरू होने वाला है। हाँ, आज मानसून सत्र आज से शुरू होने वाला था, और इसके एक दिन पहले चूंकि सांसदों का आना जाहिर है कि दिल्ली में हो जाता है, और इसीलिए सारे के सारे इकट्ठा भी हो रहे थे। लेकिन सोनम वांगचुक को उठाए जाने के बाद जिस तरीके का आंदोलन ये तेज पकड़ा, जिस तरीके के इसमें उन्मादित व्यवस्था उभरी, या जिस तरीके का उन्माद फैला, उसने देश को आंदोलित कर दिया। और तमाम युवा एंड सुबह 6 बजे से पहले ही या बीती रात पहुंच चुके थे, और पूरे उस किनारे किनारे आप देखिएगा, जनपद के किनारे या जंतर मंतर के किनारे से लेकर के सेंड्रा जो आपका कनॉट प्लेस का रास्ता है, उसके किनारे किनारे लोग सोए हुए थे, रात के जो पहुंचे हुए थे। और सुबह 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे हुजूम पहुंचा लड़कों का, युवाओं का, लड़के लड़कियों का हुजूम पहुंचा। और सिर्फ युवा वो नहीं जिसका आप ये कहें कि ये तुलना कर दिया जा रहा था नेपाल से, जिनको कहा जा रहा था कि फंडिंग हो रही है चाइना से। आप सोचिए, इन युवाओं ने खुद कहा है, अपने मुंह से कहा है कि क्या हम चाइना से फंड लेकर आ रहे हैं। कोई हिसार से आ रहा है, कोई उन्नाव से गया है, यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सब जगह से बच्चे आए, और इन बच्चों ने विरोध दर्ज कराया। मुंबई तक से लोग चले आए। एक अच्छी खासी भीड़ को पहुंचने में अच्छी खासी परेशानियां महसूस हुई होंगी, बावजूद इसके लोग पहुंचे। हुआ क्या वो देखिए। घायल हुए बहुत सारे बच्चे, एक दो नहीं हुए, दर्जनों बेहोश हुए लड़के, जिसका डिंपल यादव और धर्मेंद्र यादव ये लोग बैठ करके तीमारदारी कुछ कर रहे थे, शर्ट्स के बटन खोल रही थी डिंपल यादव। गनीमत ये कही कि भाजपा के जो अंधभक्त हैं या जो ट्रोलर्स हैं, उन्होंने इसको कुछ और अव्यवस्थित अभी नाम नहीं दिया है। मुझे पता नहीं कि आगे आने वाले दिनों में इसी विजुअल को निकाल करके क्या कहने वाले होंगे वो ट्रोलर्स जो बदतमीजी की सीमा क्रॉस कर देते हैं। हम लोगों की समस्या ये है कि हम लोग बदतमीजी की सीमा तब तक नहीं क्रॉस कर पाते जब तक कि सामने वाला बदतमीज ना हो। आप ये सोचिए, पुलिस वालों ने बेतकल्लुफ गालियां दी हैं, बिना किसी परहेज के लाठियां भाजी हैं। लाठी भाजते समय उनको ये तक नहीं पता चल रहा है कि उसकी स्पीड क्या है, हंटर की गति क्या है, उससे मारने के बाद बच्चों की हालत क्या होगी। सर पे मारे, कान पे मारे, सीने पे मारे, शरीर पे मारे, पीठ पर मारे, हर जगह जहां उनको समय मिला, जैसे भी जगह मिली, धुआंधार भाजे। आप वो विजुअल देखिएगा तो दहल जाइएगा, जिसमें लड़की जमीन पर गिर गई है, लड़का उठ के भाग रहा है, और लड़की सिर्फ ये देख रही कि कहीं ऐसा ना हो लाठी उसके सर पर पड़े। आप उन परिस्थितियों को देखिए, ये आपके ही बच्चे, उसमें कई छोटे छोटे ऐसे बच्चे हैं जो मुझे लगता है कि मुश्किल से 18-19 साल के हैं। वो बिलख करके रोए इस बात के लिए कि क्या हम आपके बच्चे नहीं हैं, क्या आपके बच्चे नहीं हैं आपके घर में, कि आप इस तरीके से लाठियां भाज रहे हैं, जैसे लग रहा है कि हम देश के दुश्मन हैं।
जैसे लग रहा है कि पाकिस्तान या चाइना से आए हुए बच्चे हैं जिनको आपने दुश्मन माना हुआ है और घुसपैठिए होने वाले हैं, इसलिए आप उनको भांज करके लाठियां भगा रहे हैं। यानी आपके दिमाग में कोई जहर तो है। दूसरे हाथ पे देखिए, जेपी नड्डा किससे मिल रहा है? सौरभ दास से मिल रहे हैं और आपके दूसरा जो सीजेपी का कार्यकर्ता है उससे मिल रहा है, मुलाकात कर रहे हैं। आप ये समझिएगा कि इनके मिलने मिलाने से एन बीच 10 से लेकर के 2 बजे के बीच में जो संसद भवन में हो रहा है, वहां विरोध हो रहा है, संसद स्थगित हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये वक्त नहीं मिल रहा कि इन युवाओं को संबोधित कर सके या गेट पर आ सके। गेट के विजुअल आप देखिएगा तो दौड़ करके लोग, दूसरे वीडियो से वो विजुअल मिले, वहां तक पहुंचना तो मुनासिब नहीं था, लेकिन बहुत दौड़ करके संसद भवन के मेन गेट को लॉक करके उसको लोहे के जंजीरों से बांध करके बंद किया जा रहा है कि बच्चे उसमें घुस न जाए। और बच्चे वास्तव में दौड़ पड़े हैं, पूरे रास्ते में दौड़ रहे हैं, तो आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। ठीक संसद भवन पे गन ताने जैसे लग रहा है कि कोई बॉर्डर हो रहा हो, बॉर्डर की सील मतलब या बॉर्डर की स्थितियां पैदा हो रही हो जहां पर विदेशी आक्रांता या कोई ऐसा इंट्रूपर घुस आए हो जिनको मारा जाना है, गोली मारी जानी है, और ऐसी सिचुएशन वहां दिख रही है। जीप के पीछे खड़े होकर के पुलिस वाले या जितने भी आरएएफ के अधिकारी हैं या जो सुरक्षा बल है वो अपनी गन ताने हुए, वाटर कैनन का इस्तेमाल करने के लिए तैयारी की जा रही। वैसे तो आज बारिश ही थी, लेकिन वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाना है क्योंकि वाटर कैनन से चोट बहुत तेज लगती है। ये सारी सिचुएशन आज के दिन की थी और इस सिचुएशन को देखते हुए महसूस हो रहा था कि देश में जैसे कोई सरकार किसी एक बड़े हिस्से को ध्वस्त करने पर तुली हुई, युवाओं के बड़े हिस्से को ध्वस्त करने पर तुली हुई हो। मैं शी जिनपिंग की तो बात नहीं कर रहा, लेकिन चाइना के उस समय की बात कर रहा हूं जो येन ध्यानमन चौक पर हुआ था 1989 के साल का, याद मुझे बहुत क्लियर नहीं याद है, लेकिन हाँ 1989-90 के आसपास का ये की गई घटना थी, जो चाइना के येन ध्यानमन चौक पर युवाओं ने जबरदस्त विरोध किया था। और एक पार्टी सिस्टम जो चलती है चाइना में, उसको ये महसूस हुआ कि इनको खत्म कर देना चाहिए, तो टैंक्स उतार दिए थे उस येन ध्यानमन चौक पर। बहुत सारे युवा मारे गए थे। खबर तो छपी जरूर थी, मिली भी थी, लेकिन वास्तविक पुष्टि या जिसे कहते हैं कि सही मायने में कितने बच्चे मरे थे, क्या क्या हुआ था, ये चाइना के बारे में पता नहीं चला था। मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग वही परिस्थितियां आज भी हो गई थी। अगर ये युवा जो 1.5-2 लाख की संख्या में इकट्ठा हो गए थे, अगर ये युवा संसद भवन की तरफ बढ़ते तो निश्चित तौर पर यह परिस्थितियां भी पैदा होती। बैरिकेडिंग कैसे की गई थी ये सुनिएगा। सारी बैरिकेडिंग ऐसे की गई थी कि आप जाइए और उधर से अगर मुड़ करके सोचिए, पुलिस अधिकारी ये कहते फिर रहे हैं, पुलिस अधिकारी की बात कर रहा हूं, वीडियोज आ रहे हैं उनके, कि उन्होंने कहा कि संयम बरतें, शांति से प्रोटेस्ट करें और आराम से जो दिशा दी जाए, पुलिस वाले जो दिशा बताएं उस दिशा में आप बढ़िए। हास्यास्पद ये है कि वो दिशा संसद भवन की ओर नहीं जा रही थी जिसकी युवाओं ने मांग कर रखी थी। वो सारे के सारे प्रोटेस्टर जब बढ़ते थे, एक बैरिकेडिंग से मुड़ते थे या दूसरे बैरिकेडिंग से मुड़ते थे, घूम के वापस जंतर मंतर की तरफ ही आ जाते थे। क्योंकि बाहर से आने वाले युवाओं को रास्ता पता नहीं होता है, जो बाहर से आए हुए लोग होते हैं उनको दिल्ली के भीतर या लुडियन जोन्स के रास्ते पता नहीं होते हैं, तो जहां एक हुजूम चल रहा होता है दिशा वही पकड़ रहे होते हैं लोग। लेकिन वो सारा का सारा हुजूम बैरिकेडिंग्स के थ्रू जैसे ही टर्न लेता था, वो टर्न वापस एक सेंटर पर जंतर मंतर की तरफ ही बढ़ करके वापस आ जाता था। ये मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूं, राजपथ, जनपथ और आपके जंतर मंतर के बीच का हाल। ये सिचुएशंस थी सारी। लाठी भांजना अलग छोड़िए, शिक्षक विरोध करें तो लाठी भांजी गई, मजदूर विरोध करें तो लाठी भांजी गई, किसान विरोध करें तो लाठी भांजी गई, संविदा कर्मी अपनी मांग करें तो लाठी भांजी गई। गोरखपुर में आपको याद होगा, पुलिस भर्ती में महिलाएं पुलिस भर्ती के लिए गई थी और उनकी दुर्दशा हुई थी, वहां पर भी बुरा हाल था। महिलाओं ने कहा भी, अभद्रता की गई, लेकिन सुनवाई कुछ नहीं हुई। देश में 2014 के बाद से सभी आंदोलनों का स्वरूप लगभग यही। बड़ी मीडिया बिल्कुल नहीं पहुंचती
और बड़ी मीडिया को आपने अगर ध्यान किया हो या ध्यान देते हो तो 2011 और 13 के आंदोलनों को देखिएगा तो जिमी लगा करके वो जो बड़ी ऊंची सी एक सीढ़ीनुमा चीज होती है और बड़े से एक बैलेंस पर रॉड होता है, उसके ऊपर कैमरा लगाया जाता है, कैमरा पूरा विजुअल चारों ओर ऊपर का विजुअल दिखाता है। जो ड्रोन जब तक नहीं था, बिना ड्रोन के, तब ये विजुअल इस तरीके से लिए जाते थे, ऊपर से दिखाया जाना, आकाशीय शॉट जिसे कहते हैं। वो एक क्रेन पर होता है और क्रेन जैसे एक रॉड ऊपर से आती होती है, उसके ऊपर कैमरा लगा, आपने देखा होगा। वो सारा का सारा विजुअल चारों ओर का दिखाता था। ये अन्ना हजारे के आंदोलन का भी विजुअल आपको इस तरह मिला होगा, जो निर्भया कांड का विजुअल है उस समय भी यही मिला होगा। पुलिस जाती थी, बैरिकेडिंग करती थी, लेकिन बावजूद इसके सरकार के नुमाइंदे जाके मिलते थे, बात करते थे। यहाँ पवन खेड़ा चले गए, यहाँ चंद्रशेखर पहुंच गए, थलापति विजय पहुंच गए, डिम्पल यादव पहुंच गई, धर्मेंद्र यादव पहुंच गए, जाने कौन कौन से सांसद जो विपक्ष में हैं वो सब पहुंचे। नहीं पहुंचा तो कौन? सरकार। रास्ता देखिए, एक रास्ता और, जेपी नड्डा ने मिलने के लिए जिनको बुलाया उनको आराम से वो पत्र दे रहे और बोले कि हाँ उनकी 6 मांगे हैं, उन 6 मांगों पर हम विचार करेंगे। ये तो पहले दिन से है। सोनम वांगचुक की लिस्ट तो पहले से तैयार है, शुरू से ही मिल लेते, पहले दिन से ही बात कर लेते। तो पहले दिन क्या हुआ कि पूरी मीडिया में ये चर्चा जगाई गई या कहा गया कि वहां 100-200 लोग हैं और टाइम दिया गया। जरा मीडिया के कारस्तानी को बहुत गौर से सुनिए, चाहे वो एक भी, कोई भी XYZ कोई भी बड़ा चैनल हो और किसी भी बड़े चैनल का बड़ा चैनल हो, वो अमीश देवगन हो या फिर अंजना कश्यप हो, सुधीर चौधरी हो। सुधीर चौधरी तो कहते हुए भी पाए गए थे कि ये जंजी नहीं है और ये जो है भटके हुए लड़के हैं और इन्होंने जो है केवल देश के विरोध के लिए या आतंकी तरीके का गतिविधि अपना रखी है। जेपी नड्डा ने खुद कहा, आप सोचिए कि जिस समय धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगा जा रहा था, धर्मेंद्र प्रधान ने क्या शब्द यूज किए थे? दहशतगर्दों की एक टीम है। ये वो दहशतगर्द थे और इन दहशतगर्दों पर जो लाठियां भाजी जा रही थी वो इसी तरीके से भाजी जा रही थी। देश के सारे बड़े चेहरे, सुधीर चौधरी, अंजना कश्यप, अमीश देवगन या अमन चोपड़ा, सुशांत सिन्हा, नविका कुमार, जितने भी बड़े चेहरे हैं, इन चेहरों ने सिवाय ये बताने के कि 100-200 लोगों की भीड़ है, जब सुबह 6 बजे जाइए, 10 बजे जाइए, नाश्ते के समय 500 लोग आ जाते हैं क्योंकि समोसा और चाय पानी मिलता है। 12 बजे तक फिर 100-200 रह जाते हैं। 1-2 बजे खाना होता है, फिर भीड़ आ जाती है। फिर 6 बजे तक 100-200 लोग रहते हैं और 6 बजे शाम को फिर नाश्ता मिलता है और फिर भीड़ आ जाती है। कहने का मतलब खाने के लिए लोग आते हैं और नहीं खाने के समय में, खाली के समय में वहां पर 100-200 की भीड़ रह जाती है। ज्यादातर यूट्यूबर है। अगर ये यूट्यूबर ना होते तो आपको आज के दृश्य भी नहीं मिलते। ये बहुत स्पष्ट है। अगर यूट्यूबर ना होते, डिजिटल मेकर ना होते, या जो अपने चैनलों को छोड़ के जिन्होंने वीडियोस बनाए, अगर वो मौजूद ना होते, जिनके भीतर इस बात की जरूर परेशानी थी कि ये जो युवा हैं इनकी बातें सुनी जाएं, तो निश्चित तौर पर मानिए आपको वीडियोस नहीं मिलते। तमाम ऐसे छोटे बड़े यूट्यूबर्स और तमाम ऐसे छोटे बड़े डिजिटल मेकर्स सब वहां मौजूद थे, जिसकी वजह से आपको ये विजुअल मिल पा रहे हैं, जिसमें बवाल हुआ है, जबरदस्त बवाल हुआ है, सर से खून बह रहा है और एक के नहीं कईयों टांग टूटी है, कईयों खूब भगदड़ मची है। लेकिन तब भी भारतीय जनता पार्टी के प्रधान सेवक, हमारे देश के चौकीदार चुपचाप वहां से गाड़ियां लेकर के निकल गए। सोचिए कितना शर्मनाक दिन होगा ये हमारे देश का कि जिस दिन प्रधानमंत्री संसद भवन में मौजूद हो और सामने ही युवा खड़े हों, फिर भी वो अपना काफिला लेके चुपचाप निकल जाते हो। मुंह चोरी नहीं है तो क्या है, चोरी ऊपर से सीना जोरी नहीं है तो क्या है। जनता आ रही है, कुर्सी आपको छोड़नी तो पड़ेगी। बहुत पुरानी लाइन है कि सरकार ये गद्दी खाली करो कि जनता आती है। ये बार बार आंदोलनों का चेहरा बनता है
हर बार ये कविता गढ़ी जाती है, बताई जाती है। लेकिन आज मैं ये कह रहा हूं, जिंदा लाश तो बिल्कुल मत बनिए। और बहुत सारे लोग ऐसे कहते हुए मिल भी जा रहे हैं जो ये चाह रहे हैं कि सोनम वांगचुक को गद्दार साबित कर दिया जाए। सोनम वांगचुक के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने लद्दाख के मसले को लेकर के यहाँ पर प्रोटेस्ट करने की सोची और सोचा कि युवाओं को जोड़ करके वो अपने हिस्से का मांग कर लेंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, उनको प्रोटेस्ट अभी भी लद्दाख में करना हो दोबारा कर लेंगे। और यही आरोप बढ़ा गया था कि युवाओं को मोबिलाइज करके वो वहां पर दहशत फैला रहे हैं या अराजकता फैला रहे हैं, जिसके लिए उनको अरेस्ट किया गया, एनएसए लगाया गया। लेकिन चूंकि कोई चीज डिफाइन नहीं हो सकी, गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा क्लू नहीं था या सबूत नहीं था जिस पर उन पर आरोप तय हो पाते, तो उन्हें 6 महीने बाद छोड़ना पड़ा। आज की हालत क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ये बात कह दे रहा है कि उनको जबरदस्ती उठाए ले जाना कोई ऐसी बड़ी बेईमानी या मनमानी नहीं हुई। अजीब सी बात है कि हमारे देश की व्यवस्थाएं इतनी चौपट हो गई हैं, जिनको ये समझ नहीं आ रहा है कि इस समय देश मांग क्या रहा है, उसके युवा मांग क्या रहे हैं। 27% युवाओं ने अगर अपना हाथ खोल दिया, अपनी उंगली उठा ली, तो ये तय जानिए कि आपकी सरकार तो गिरनी तय, आज नहीं तो कल। अमर तो होके आप भी नहीं आए, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें, कई बड़े चैनल जो वहां खड़े थे सिर्फ माइक लेकर के, उनसे कुछ युवाओं ने पूछ लिया कि आप कोई खबर नहीं कर रहे, आप मणिपुर कभी नहीं गए, यहां तक आने में आपको 1 महीने का समय लग गया, यहाँ की खबरें रिपोर्टिंग करने में आपको इतना समय लग गया, जबकि आप रहते यहीं हैं। बड़े अनमनस्क ढंग से वो चूंकि माइक आईडी इसलिए रखे हैं कि लाठी वाले आए तो उनके ऊपर न बरसाए, इधर उधर चले जाए, सज धज के पहुंचे। एक अजीब सी बीमारी है। ऐसे आंदोलनों में ये किस तरीके से सज धज के पहुंचते हैं, इस बात से भी मुझे गुरेज है। जाने कौन सी ऐसी तैयारी करके पहुंचते हैं। और चूंकि वो माइक आईडी हाथ में रहती है, तो उसका एक फायदा होता है कि पुलिस उनकी तरफ नहीं आती। और चूंकि ये जान रही है पुलिस कि भाई ये पूरी की पूरी गोदी मीडिया है, चाहे वो एनडीटीवी हो, चाहे वो आज तक हो, चाहे बीपी न्यूज हो, चाहे वो स्टार न्यूज हो, इंडिया न्यूज हो, चाहे कोई और न्यूज हो, उनके कुछ कुछ पत्रकार जरूर आपको अच्छा बोलते हुए नजर आएंगे, लेकिन ज्यादातर मीडिया का हिस्सा, टाइम्स नाउ हो या कोई भी हो, बड़े बड़े चैनल जितने भी हैं, वो सब के सब अजीब हो, इंडिया टीवी हो, मैं सबका नाम ले रहा हूं, सबके चैनलों पे आप देख लीजिएगा, कोई कुछ भी, उनके एंकर्स कुछ भी अनाप शनाप, मीनाक्षी जोशी हो चाहे कोई हो, XYZ, सब ने बुरा हाल कर रखा है। और सिवाय इसके कहने के कि ये युवा जो हैं भटके ही नहीं है, आतंकवादियों के संरक्षण में है, या आतंकवादी जैसा बिहेव कर रहे हैं, या टेररिस्ट या टेरराइज कर रहे हैं पूरे समाज को, ये बात कहने में उनको परेशानी नहीं हो रही। इन सारी चीजों को अगर आप देख पा रहे हैं, देख सकते हैं, तो देखिए और इन युवाओं के साथ खड़े होइए, जरूरी है। बहुत सारे बड़े और बुजुर्ग भी वहां पहुंचे हुए थे, जिनका ये कहना भी था, एक ने कहा भी था कि मैं सत्य के साथ रहने आया हूं। किसी ने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी विरोध कर रही है, आप इसके साथ क्यों आए, आप तो नीट के होंगे नहीं, आप तो एक और सवाल है, नीट की परीक्षा से रिलेटेड जो भी बात हो रही है, पता नहीं कहां से ये जो गोदी मीडिया टाइप के रिपोर्टर्स हैं या जो सरकार के पक्षधर टाइप के रिपोर्टर्स हैं, वो एक लाइन बड़ा स्पष्ट पूछ रहे हैं कि भाई एनसीईआरटी, सीबीएसई या नीट या जेईई या इन एग्जामिनेशन के जो शॉर्ट फॉर्म है उनके फुल फॉर्म बताइए। मैं दावे के साथ कह रहा हूं 50% लोगों को खुद नहीं पता होगा कि उनके फुल फॉर्म क्या है। जो पूछ रहे हैं ना, उनको भी नहीं पता होगा। अभी वो खड़े हो जाए तो सीआरपीएफ का फुल फॉर्म पूछ लीजिए, या किसी और चीजों का फुल फॉर्म पूछ लीजिए, देश में कितने डैम हैं ये पूछ लीजिए। अभी जीएस टटोल लिया जाए तो उनके जीएस की हालत खराब हो जाएगी, धुआं निकल जाएगा। देश में कितने डैम हैं, कब कब बने, कहां कहां बने, ये तक नहीं बता पाएंगे। रिवर्स कितनी है देश में, कितनी बड़ी रिवर्स है, 4-6 नाम ले ले तो बड़ी बात है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, कितनी रिवर ऐसी हैं जो अरब सागर में गिरती है और कितनी रिवर ऐसी हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बहुत मुश्किल है। सबसे लंबी रिवर, सबसे छोटी रिवर पूछ लीजिए।
मैं सिर्फ जीएस के एक ही हिस्से का चैलेंज कर दूं तो हालत इतनी खराब हो जाएगी कि उन्हें पता ही नहीं होगा कि उनके खुद के जिले में कौन सी रिवर बहती है। बहुत स्पष्ट बता रहा हूं, और ये बहुत होता है क्योंकि आम जनता जो पढ़ती नहीं है इस दिशा में, जो नॉर्मल पढ़ाई करती है, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, कुछ और किया, तो जिस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रही होती है वही जान रही होती है। तो बहुत कुछ ऐसा है जो आप जीएस के बारे में नहीं जानते हैं। जीएस तो आप जानते हैं जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं, और नीट और मेडिकल और या इंजीनियरिंग के कॉलेजेस के जो एग्जाम होते हैं वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम इस तरीके के तो होते नहीं जिसमें जीएस हो। वो सारे के सारे एग्जाम संदर्भ में होते हैं कि आप मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री कितनी जानते हैं, बायोलॉजी कितनी जानते हैं, या एग्रीकल्चर के एग्जाम है वो एग्रीकल्चर कितना जानते हैं। वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के एग्जाम होते हैं, तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट आप जानते हैं। और जो कोई भी उनके सपोर्ट में आ रहा है तो जरूरी तो नहीं कि वो एनटीए और नीट और जेई का फुल फॉर्म जाने, ये आवश्यक तो नहीं। आप प्रधानमंत्री का ही नाम पूछ लेंगे, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, तो मुझे लगता है कि कई लोग तो ये भी भूल जाएंगे नरेंद्र मोदी का पूरा नाम क्या है और इसमें दामोदर दास कौन है। मैं बहुत स्पष्ट बता रहा हूं, कई लोगों से पूछ लीजिए भाई नरेंद्र दामोदर दास मोदी अगर नाम है तो दामोदर दास कौन है, नहीं पता होगा कि दामोदर दास क्या है। आगे देखता हूं, लेकिन फिर भी बात सिर्फ इतनी है कि गांधी के देश में, बुद्ध के देश में, ये उस देश में जिस देश में आंदोलन नहीं था, जिस देश में आज का नहीं, मैं बहुत पुरानी बात कर दूं, चाणक्य के समय का, अगर घनानंद के विरुद्ध अगर किसी भी तरीके का विद्रोह जन्मा था, जो शिक्षकों के गर्भ से जन्मा था, जो स्टूडेंट्स, जो विद्यार्थी थे, उनसे उभार लिया था चाणक्य ने, तो आप जरा सोचिए कि उस देश की माटी में विद्रोह, आंदोलन या विरोध क्यों नहीं होगा और क्यों नहीं होना चाहिए। अगर विरोध ही खत्म हो जाएगा तो आप जीवित ही जीवित मर जाएंगे, और अगर आप अपने आप को मृत मानते हैं तो फिर मरे रहिए, सड़ते गलते रहिए, एक दिन सड़ गल जाएंगे, उठा के फेंक दिए जाएंगे, खत्म बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश क्या इस दिशा में जा चुका है, जहां पे बड़े बड़े ढोल ताशे पीट करके सिर्फ नाच, गाना, नृत्य, मनोरंजन, यही सब देखा जा रहा है। रोम की बात बार बार की जाती है, इसलिए नहीं की जाती है। इटली की बार बार, इटली बहुत पसंद है, इटली बहुत पसंद है। वो इसीलिए पसंद है भाई कि उसकी पुरानी कहानी या इतिहास में चले जाइएगा तो आपको मिलेगा कि कैसे ग्लैडिएटर्स लड़ाए जाते थे, कैसे मनोरंजन में डुबाया जाता था जनता को, और उसके पीछे कैसे अपने काम बड़े कर दिए जाते थे। 6 बिल पास होने हैं, 7 बिल पास होने हैं, जो भी पास होने हैं, उनके पास होने के तौर तरीके सुनिएगा। सभा में बैठ करके जो इस बिल को पटल पर रखने के लिए सहमत हो सेज यस, और जो नहीं सहमत हो सेज नो। ये जो आपके लोकसभा अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्षों की कार्यनीति है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। आप देखिएगा, यस पे शोर बहुत हल्का मिलेगा, हाँ, ना पे शोर बहुत तेज मिलेगा, हाँ या ना। अध्यक्ष कहता फिर मिलेगा कि मेरे हिसाब से यस वाले ज्यादा हैं, इसलिए पटल पर बिल रखा जा रहा है। यानी आपको हाँ ना के शोर, हाथ उठाने की गिनती, इससे कोई संदर्भ नहीं है। ये मान के चल रहे हैं कि 240 वाली भारतीय जनता पार्टी 360 लेकर बैठी हुई है, और लेकर बैठे क्यों ना, चोरी चमारी से जितने तरीके से हो सकते थे सारे के सारे उतने सांसद खरीद के बिठा लिए। विरोध हो तो होता रहे, संसद स्थगित हो तो होता रहे, और फिर आरोप लगाएंगे आप कि देश का पैसा नुकसान हो रहा है। देश का पैसा तो वहां नुकसान हो रहा है जहां 800 से लेकर के 1200-1500 करोड़ रुपए खर्च करके आप विदेश भ्रमण पर निकलते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में बेइज्जती कराते हैं, न्यूजीलैंड में बेइज्जती कराते हैं, डेनमार्क में बेइज्जती कराते हैं, जगह जगह बेइज्जती कराते हैं। आपको जो तमगे मिलते हैं वो नकली मिल जाते हैं। हास्यास्पद है, ये आपके लिए हास्यास्पद है। और देश के भीतर मेन सेंट्रल जोन में, दिल्ली में, आपके नाक के नीचे इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया है और आपको पता नहीं चल रहा है, कान पे जू नहीं रहेंगे, और नहीं रहेगी तो इसका खामियाजा भुगतेंगे आप और भुगतेगा देश। नमस्कार, ऐसे ही देखते रहिए इन्हीं खबरों के लिए न्यूज़ सेशन। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।